नमस्कार दोस्तों, प्रोटोटाइप टू प्रोडक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, गलत मटेरियल सिलेक्शन की वजह से बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं। आज हम सीखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, बिल्कुल आसान लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक कल्पना से। मान लीजिए शहर के बीचों बीच एक 100 मंजिला गगनचुंबी इमारत बन रही है। बाहर से देखने पर हमें सिर्फ कंक्रीट, कांच और स्टील का एक विशाल ढांचा नजर आता है। बिल्कुल। लेकिन असल में उस ढांचे के भीतर हर सेकंड एक बहुत ही खामोश और एक अदृश्य लड़ाई लड़ी जा रही है। एकदम सही कहा आपने। और ये लड़ाई कई मोर्चों पर चल रही है। हाँ, जैसे गुरुत्वाकर्षण इमारत को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तेज हवाएं उसे एक तरफ धकेलने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, और तापमान में बदलाव भी तो होता है। बिल्कुल, तापमान में बदलाव के कारण धातुएं फैल और सिकुड़ रही हैं। ये एक निरंतर युद्ध है। और ये युद्ध जीता जाएगा या हारा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उस इमारत की नींव और ढांचे में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, क्योंकि अगर कोई गलत धातु चुन ली गई तो बाहर से मजबूत दिखने वाली वो इमारत भी किसी दिन ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। बिल्कुल। तो किसी भी इंजीनियर, निर्माता या डिजाइन के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति के लिए ये समझना कि सामग्री अंदर से कैसा बर्ताव करेगी, ये सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं है। ये पूरी आधुनिक दुनिया की रीढ़ है। सामग्रियों के सही चयन के बिना कोई भी मशीन, कोई भी पुल या कोई भी वाहन सुरक्षित रूप से काम नहीं कर सकता। हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों कुछ चीजें मुड़ जाती हैं, कुछ अचानक टूट जाती हैं, और क्यों कटिंग टूल्स बनाने के लिए एक खास तरह की धातु चाहिए, जबकि बिजली के तारों के लिए एकदम अलग धातु। इस पूरी दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें धातुओं को दो बुनियादी श्रेणियों में बांटना होगा, फेरस और नॉन फेरस। अच्छा? फेरस धातुएं वे होती हैं जिनमें मुख्य रूप से लोहा या आयरन होता है, जैसे कि कास्ट आयरन, अलग अलग तरह के स्टील और हाई स्पीड स्टील। तो उद्योग इनका बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग करते होंगे। बिल्कुल। वे इनका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये भारी वजन और तनाव सहने के लिए बेहतरीन होते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास नॉन फेरस धातुएं हैं। नाम से ही स्पष्ट है, इनमें लोहा नहीं होता या ना के बराबर होता है। हाँ, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तांबा, जिंक। ये सब नॉन फेरस के उदाहरण हैं। ये हल्की होती हैं, इनमें जंग नहीं लगता और ये बिजली की अच्छी सुचालक होती हैं। एकदम सही। अब जब हम कोई धातु चुन लेते हैं, चाहे वो फेरस हो या नॉन फेरस, तो इंजीनियरों का सबसे पहला काम होता है उस पर बल या लोड डालकर देखना। और यहीं से इन 18 गुणों की कहानी शुरू होती है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब किसी धातु पर बल लगाया जाता है तो सबसे बुनियादी सवाल ये उठता है कि क्या वो उस बल को सह पाएगी। बिल्कुल, और इसे इंजीनियरिंग की भाषा में स्ट्रेंथ या मजबूती कहते हैं। मतलब बिना टूटे या बिना विफल हुए लोड सहने की क्षमता। हाँ। लेकिन स्ट्रेंथ कोई एक साधारण सी चीज नहीं है। मुझे लगता है कि बल किस दिशा से लग रहा है, इसके आधार पर यह पूरी तरह बदल जाती है ना? एकदम सही कहा। मुख्य रूप से बल 3 तरह से लगता है। पहला है टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी जब आप किसी चीज को दोनों सिरों से पकड़कर खींच रहे हो। जैसे रस्साकशी के खेल में रस्सी को खींचा जाता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जब आप किसी चीज को ऊपर और नीचे से दबा रहे हो, जैसे किसी भारी खंभे पर छत का पूरा वजन पड़ रहा हो। अच्छा, और तीसरा है शियर स्ट्रेंथ। यह तब होता है जब बल विपरीत दिशाओं में बहुत करीब से लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कैंची कागज को काटती है। बिल्कुल। और सिर्फ बल की दिशा ही नहीं, बल्कि धातु टूटने से पहले कैसा व्यवहार करती है, इसके आधार पर भी स्ट्रेंथ को मापा जाता है। हमारे पास इलास्टिक स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत तार्किक है। हाँ, अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो यील्ड स्ट्रेंथ वो सटीक बिंदु है, वो टिपिंग पॉइंट है जिसके बाद अगर धातु पर और बल लगाया गया तो वो हमेशा के लिए मुड़ जाएगी। मतलब वो वापस अपने पुराने आकार में नहीं लौटेगी। बिल्कुल नहीं। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो अंतिम बिंदु है जिसके बाद धातु पूरी तरह हार मान लेती है और 2 टुकड़ों में टूट जाती है। यहीं पर 2 बहुत ही आम लेकिन बेहद दिलचस्प शब्द आते हैं, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी को समझने के लिए एक रबर बैंड की कल्पना की जा सकती है। हाँ, अगर उस पर बल लगाकर खींचा जाए और फिर छोड़ दिया जाए तो वो वापस अपने मूल आकार में आ जाता है। तकनीकी रूप से जब तक हम यील्ड पॉइंट या इलास्टिक सीमा के भीतर हैं, धातु अपने पुराने आकार में लौट आती है। तो क्या हर धातु में, चाहे वो लोहे का भारी गर्डर ही क्यों ना हो, एक हद तक इलास्टिसिटी जरूर होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। लेकिन विनिर्माण की दुनिया में जहां हमें कार की बॉडी या हवाई जहाज के पंख बनाने हैं, वहां सिर्फ इलास्टिसिटी से काम नहीं चलता। अच्छा। हमें एक ऐसे गुण की जरूरत होती है जो धातु को एक नया आकार दे सके और वो उसी आकार में बनी रहे, और इसे ही प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी को हम बच्चों की खेलने वाली मॉडलिंग क्ले या मिट्टी की तरह समझ सकते हैं। हाँ, बेहतरीन तुलना है। अगर उस पर दबाव डालकर उसका आकार बदल दिया जाए और फिर हाथ हटा लिया जाए तो वो वापस पुरानी शक्ल में नहीं लौटती। वो अपने नए आकार को स्थायी रूप से अपना लेती है। और बिना टूटे स्थायी विरूपण या परमानेंट डिफॉर्मेशन सहने की यही क्षमता कारखानों में मेटल वर्किंग का आधार है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, प्लास्टिसिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह तापमान पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो तापमान का इस पूरी प्रक्रिया में क्या काम है? ये एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक तंत्र है। देखिए, जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसके अंदर मौजूद परमाणु या एटम्स ऊर्जा पाकर तेजी से कंपन करने लगते हैं। उनकी आपस की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और जैसे ये आणविक संरचना ढीली होती है, सामग्री की इलास्टिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है और उसकी प्लास्टिसिटी अचानक बढ़ जाती है। ओह, इसीलिए लोहार हमेशा लोहे को गर्म करके हथौड़ा मारते हैं। बिल्कुल, उच्च तापमान पर धातुओं को स्थायी रूप से नया आकार देना बहुत आसान हो जाता है और उनके अंदर दरारें पड़ने या टूटने का जोखिम भी कम हो जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिसिटी के कारण ही हम धातुओं को नया आकार दे पाते हैं। लेकिन आकार देने के भी अलग अलग तरीके हैं। हाँ, बिल्कुल। तार बनाना एक अलग कला है और पतली चादरें बनाना एकदम अलग। एकदम। यहीं पर डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी के बीच का अंतर समझना जरूरी है। डक्टिलिटी वह गुण है जिससे किसी सामग्री को खींचकर उसके तार बनाए जा सकते हैं। सही कहा। डक्टिलिटी मुख्य रूप से टेंसाइल लोडिंग यानी खींचने वाले बल से जुड़ी है। जब धातु को खींचा जाता है तो वो बिना टूटे पतली और लंबी होती चली जाती है। जैसे तांबा और एल्यूमिनियम इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। इसीलिए हमारे घरों की वायरिंग इन्हीं की बनी होती है। बिल्कुल। और डक्टिलिटी को मापने का एक बहुत ही दिलचस्प इंजीनियरिंग मानक है। इसे एक शक्त प्रतिशत के नियम से मापा जाता है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? मान लीजिए आपके पास 50 मिलीमीटर लंबा धातु का एक टुकड़ा है। आप उसे खींचना शुरू करते हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग का नियम कहता है कि टूटने से पहले अगर उस धातु की लंबाई में उसकी मूल लंबाई के मुकाबले 5% से ज्यादा की वृद्धि हो जाती है, तभी उसे आधिकारिक तौर पर डक्टाइल या तार बनाने योग्य माना जाएगा। और अगर वो 5% खींचने से पहले ही टूट जाए तो वो डक्टाइल नहीं है। ये एकदम सटीक कट ऑफ है। वाह। और दूसरी तरफ मैलिएबिलिटी है। हाँ। ये डक्टिलिटी की चचेरी बहन की तरह है। ठीक है। लेकिन इसमें बल खींचने वाला नहीं बल्कि दबाने वाला होता है, यानी कंप्रेसिव लोडिंग। हाँ, जब धातु पर भारी दबाव डाला जाता है या उसे हथौड़े से पीटा जाता है और वो बिना टूटे पतली शीट्स में बदल जाती है तो उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें हम खाना लपेटते हैं, वो मैलिएबिलिटी का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन तब क्या होता है जब चीजें नया आकार लेने से साफ इनकार कर देती है? मतलब बल लगाया जाता है और वो मुड़ने या खींचने के बजाय सीधे टूट जाती है। ओहो, इसे ब्रिटलनेस या भंगुरता कहते हैं। जब धातु लोडिंग के तहत बिना कोई महत्वपूर्ण आकार बदले सीधे चकनाचूर हो जाए। कांच ब्रिटलनेस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इंजीनियरिंग के नोट्स में कांच के साथ साथ कास्ट आयरन को भी ब्रिटलनेस का एक प्रमुख उदाहरण बताया गया है। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। अजीब क्यों? हम कास्ट आयरन को इतना मजबूत मानते हैं, फिर भी ये कांच की तरह भंगुर है। और इसके ठीक साथ एक और गुण आता है, हार्डनेस, जिसका मतलब है सतह पर खरोंच, घर्षण या कटने का विरोध करना। तो क्या कोई चीज एक ही समय में हार्ड और ब्रिटल दोनों हो सकती है? ये एक बहुत ही आम उलझन है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से हार्डनेस और ब्रिटलनेस का एक साथ मौजूद होना बहुत स्वाभाविक है। अच्छा। देखिए, हार्डनेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ सतह की प्रतिरोधक क्षमता से है। ये बताता है कि किसी चीज की सतह को खरोचना या काटना कितना मुश्किल है। एक हीरा बहुत हार्ड होता है। कांच भी बहुत हार्ड होता है। हाँ। आप कांच पर आसानी से खरोच नहीं लगा सकते। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर आप कांच पर हथौड़ा मारें तो क्या वो मुड़ेगा? नहीं, वो सीधे
चकनाचूर हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें प्लास्टिसिटी नहीं है। एकदम सही। कास्ट आयरन के साथ भी ठीक यही होता है। उसकी आंतरिक संरचना, जिसमें कार्बन के कण मौजूद होते हैं, उसे खरोंच और घिसाव के खिलाफ बहुत हार्ड बनाती है। तो वो घिसता नहीं है जल्दी। हाँ, लेकिन उसी संरचना के कारण उसके परमाणु दबाव पड़ने पर एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं पाते, वो जगह नहीं छोड़ते। और इसलिए जब उस पर बहुत ज्यादा बल लगता है तो वो मुड़ने के बजाय अचानक टूट जाता है, जिसे इंजीनियरिंग में ब्रिटल फेलियर कहते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर कास्ट आयरन इतना हार्ड है और अचानक टूट सकता है, तो फिर भारी मशीनें जो दिन रात काम करती हैं, वो अचानक चकनाचूर क्यों नहीं हो जाती? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी सामग्री अचानक टूटने से बच कैसे जाती है, जब उस पर लगातार झटके लगते हैं? यहाँ हमारी चर्चा एक नए मोड़ पर आती है, जहाँ हम ऊर्जा को सोखने वाले गुणों की बात करेंगे। टफनेस, रेजिलियंस, स्टिफनेस और डैम्पिंग। सबसे पहले टफनेस। इसका मतलब है कि पूरी तरह टूटने या फ्रैक्चर होने से पहले कोई धातु अपने भीतर कितनी ऊर्जा अवशोषित कर सकती है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि टफनेस और रेजिलियंस के बीच के तकनीकी अंतर को कैसे समझा जाए। हाँ, अक्सर लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं। बिल्कुल। टफनेस एक अंतिम सीमा है। ये बताती है कि टूटने से ठीक एक पल पहले तक धातु ने कितनी ऊर्जा झेली, चाहे वो पूरी तरह से मुड़कर अपना आकार क्यों ना खो चुकी हो। जैसे कार का बम्पर। हाँ, जब एक्सीडेंट में वो पूरी तरह पिचक जाता है लेकिन टूटता नहीं, तो वो अपनी टफनेस दिखा रहा होता है। और रेजिलियंस? रेजिलियंस बहुत ही अनुशासित गुण है। ये केवल इलास्टिक लिमिट के अंदर ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता है। मतलब बिना अपना मूल आकार खोए झटके सहना और फिर वापस उसी स्थिति में आ जाना। बिल्कुल, जैसे गाड़ी के सस्पेंशन के स्प्रिंग। और इस इलास्टिक लिमिट के भीतर कोई धातु अधिकतम जितनी ऊर्जा सोख सकती है, उसे प्रूफ रेजिलियंस कहा जाता है। और फिर एक गुण है स्टिफनेस। ये वह क्षमता है जो धातु को झुकने या डिफ्लेक्शन से रोकती है। हाँ, जब किसी धातु पर बल लगाया जाता है और वह अपने आकार या आयामों में बहुत कम बदलाव दिखाती है, तो हम कहते हैं कि वो बहुत स्टिफ है। जैसे कि स्टील एल्यूमिनियम की तुलना में बहुत अधिक स्टिफ होता है। अगर हम दोनों के समान आकार के स्केल लें और उन्हें मोड़ने की कोशिश करें तो स्टील ज्यादा विरोध करेगा। बिल्कुल। और निर्माण में स्टिफनेस बहुत जरूरी है। कोई भी इंजीनियर नहीं चाहेगा कि तेज हवा चलने पर उसकी बनाई गई 100 मंजिला इमारत रबर की तरह हवा में बहुत ज्यादा झुके। थोड़ा लचीलापन जरूरी है, लेकिन इमारत को अपनी जगह पर सीधा खड़ा रखने के लिए स्टिफनेस का होना अनिवार्य है। एकदम सही। लेकिन इन 18 गुणों में मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो है डैम्पिंग। डैम्पिंग? हाँ, डैम्पिंग का मतलब है कंपन, वाइब्रेशन या साइक्लिक स्ट्रेस की ऊर्जा को अपने भीतर सोखकर नष्ट कर देने की क्षमता। जब मैंने पढ़ा कि कास्ट आयरन में डैम्पिंग का गुण असाधारण रूप से अच्छा होता है और इसीलिए कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों के बेस या बाहरी बॉडी हमेशा कास्ट आयरन की बनी होती है, तो मेरे लिए वो एक आहा मोमेंट था। सच में? हाँ, सोचिए, एक भारी मशीन दिन भर कंपन कर रही है, धातु को काट रही है। अगर वो कंपन सोखा नहीं गया तो मशीन उस गूंज और कंपन से खुद के ही पुर्जे ढीले कर लेगी और खुद को नष्ट कर लेगी। आपने बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया है। अभी तक हमने देखा कि धातुएं अचानक लगने वाले बलों, झटकों या खिंचाव पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में एक और बहुत ही खतरनाक पहलू है। तब क्या होता है जब बल अचानक नहीं लगता, बल्कि एक बहुत ही धीमा बल सालों तक लगातार सामग्री पर लगा रहता है। ओहो, यहीं पर समय और थकान के छिपे हुए दुश्मन क्रीप और फटीग स्ट्रेंथ सामने आते हैं। हाँ, क्रीप वाकई एक खामोश दुश्मन है। ये एक बहुत ही धीमी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। मान लीजिए आपने एक लोहे के तार से एक भारी वजन लटका दिया है। ठीक है। वो वजन इतना नहीं है कि तार को तुरंत तोड़ सके। इंजीनियरिंग के हिसाब से वो स्ट्रेस पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन अगर वो वजन सालों तक लटकता रहे और खासकर अगर वहां का तापमान ज्यादा हो, तो तार के अंदर के परमाणु धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकने लगते हैं। अच्छा। सालों बाद आप पाएंगे कि वो तार अपनी मूल लंबाई से थोड़ा लंबा हो गया है। इसे क्रीप कहते हैं। और अनंत समय तक सहा जा सकने वाला वो अधिकतम स्ट्रेस जो सामग्री में कोई बदलाव न लाए, उसे क्रीप स्ट्रेंथ कहा जाता है। बिल्कुल। मतलब कोई लोड जो आज पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है, वो भी समय और तापमान की मिलीभगत से दशकों बाद सामग्री को विकृत कर सकता है। हाँ, एकदम सही।
ये तो किसी ग्लेशियर के धीरे धीरे खिसकने जैसा है, जो रोज दिखाई नहीं देता पर पहाड़ को काट देता है। बहुत सुंदर एनालॉजी है। और फिर है फटीग स्ट्रेंथ। फटीग यानी थकान। इसे एक पेपर क्लिप के उदाहरण से समझते हैं। अगर एक तार या पेपर क्लिप को एक ही बिंदु से बार बार ऊपर और नीचे मोड़ा जाए तो क्या होगा? वो अंततः टूट जाएगा। हाँ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक बार में बहुत ज्यादा बल लगाया गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि बार बार लगने वाले उस साइक्लिक लोड ने धातु को थका दिया। बिल्कुल, फटीग स्ट्रेंथ वो अधिकतम साइक्लिक या बार बार लगने वाला लोड है जिसे कोई सामग्री टूटने से पहले अनंत चक्रों या साइकिल्स तक सह सकती है। लेकिन इस फटीग स्ट्रेंथ के बारे में एक बात बहुत गौर करने वाली है। वो क्या? फटीग स्ट्रेंथ सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि धातु अंदर से कितनी मजबूत है, बल्कि ये इस बात पर भी बहुत अधिक निर्भर करती है कि उस धातु की सरफेस फिनिश या बाहरी सतह कैसी है और उसकी ज्योमेट्री कैसी है। सरफेस फिनिश मतलब सतह बाहर से चिकनी है या खुरदरी, सिर्फ इस बात का असर धातु के अंदर से टूटने पर पड़ता है? ये कैसे संभव है? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि डिजाइन और इंजीनियरिंग में छोटे से छोटे विवरण का कितना महत्व है। अच्छा, देखिए, अगर किसी धातु की सतह खुरदरी है या डिजाइन में कोई बहुत तीखा कोना है जिसे शार्प कॉर्नर कहते हैं, हाँ, तो जब उस पर बार बार बल लगता है तो वो सारा बल उस एक छोटी सी खरोच या उस तीखे कोने पर जमा होने लगता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर एक छोटी सी खरोच भी एक गहरी खाई जैसी दिखती है। ओहो। और वहीं से फटीग क्रैक या दरार की शुरुआत होती है, जो समय के साथ अंदर ही अंदर बढ़ती है और अंततः बिना किसी चेतावनी के पूरी सामग्री को विफल कर सकती है। समय के साथ आने वाले इन बदलावों में एक और खामोश दुश्मन है, एम्ब्रिटलमेंट। हाँ, इसका मतलब है भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के कारण धातु का समय के साथ अपनी डक्टिलिटी या लचीलापन खो देना। वो धातु जो कभी आसानी से मुड़ सकती थी, वो पर्यावरण या रसायनों के प्रभाव में आकर कांच की तरह भंगुर या ब्रिटल हो जाती है। और इन सब सैद्धांतिक बातों के साथ साथ हमें कारखानों की एक बहुत ही व्यावहारिक आवश्यकता को नहीं भूलना चाहिए, मशीनेबिलिटी। हाँ, ये भी तो जरूरी है। ये वह गुण है जो यह तय करता है कि किसी सामग्री को कितनी आसानी से काटा जा सकता है या उससे चिप्स निकाले जा सकते हैं। अगर कोई सामग्री बहुत अच्छी, बहुत मजबूत और टफ है, लेकिन उसे काटा ही नहीं जा सकता या उसे काटते समय मशीन के टूल ही टूट जाते हैं, तो उद्योग में उसका उपयोग बहुत सीमित हो जाता है। तो मशीनेबिलिटी सुनिश्चित करती है कि हम धातु को अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सके। बिल्कुल। बाहरी बलों, समय के प्रभाव और काटने की क्षमता को गहराई से समझने के बाद आइए अंत में सामग्री की आंतरिक संरचना के एकदम शुद्ध सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। जब इंजीनियर किसी सामग्री की गणना करते हैं तो वे 3 आदर्श स्थितियों के बारे में बात करते हैं: होमोजेनिटी, आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी। जी। होमोजेनिटी का अर्थ है कि पूरी सामग्री में कोने कोने तक भौतिक गुण एक समान हो, जैसे एक अच्छी तरह घुली हुई कॉफी का प्याला, जहां हर घूंट का स्वाद एक जैसा होता है। हाँ। लेकिन व्यावहारिक रूप से कोई भी धातु पूरी तरह से होमोजीनियस नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई अशुद्धि जरूर होती है। ये विज्ञान के सिद्धांतों और इंजीनियरिंग की वास्तविकता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। विज्ञान हमेशा आदर्श स्थितियों से शुरू होता है। आइसोट्रॉपी भी एक ऐसा ही सैद्धांतिक गुण है। इसका मतलब है कि धातु सभी दिशाओं में समान इलास्टिक गुण दिखाएगी। मतलब चाहे आप उसे ऊपर से दबाएं, नीचे से खींचें या दाएं से बल लगाएं, वो सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करेगी। लेकिन असल दुनिया की वास्तविकता एनिसोट्रॉपी है, यानी अलग अलग लोडिंग दिशाओं में अलग अलग इलास्टिक गुण प्रदर्शित करना। बिल्कुल। इंजीनियरों को हमेशा एनिसोट्रॉपी जैसी वास्तविक दुनिया की कमियों के साथ ही काम करना पड़ता है। अच्छा। जब कारखानों में धातुओं को भारी रोलर्स के बीच से गुजार के चादरें बनाई जाती हैं, तो उनके अंदर के कण एक खास दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी के तख्ते में रेशे या ग्रेन होते हैं। तो लकड़ी को एक दिशा में आसानी से फाड़ सकते हैं, लेकिन दूसरी दिशा में काटना मुश्किल होता है। बिल्कुल, धातुओं में भी यही होता है। इन सब की सटीक गणना करनी पड़ती है ताकि कोई भी निर्माण बाद में विफल ना हो। तो आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि इन 18 यांत्रिक गुणों का एक बेहद नाजुक संतुलन ही ये तय करता है कि हमारे आसपास की हर चीज कैसे काम करेगी।
एक छोटी सी सुई से लेकर हवाई जहाज के इंजन और भारी भरकम मशीनरी तक सब कुछ इन्हीं गुणों के इर्द गिर्द बुना गया है। एकदम सही। हमने ये भी सीखा कि उद्योग फेरस और नॉन फेरस धातुओं का चयन सिर्फ इस बात पर नहीं करते कि वे कितनी सस्ती या आसानी से उपलब्ध है, वे यह देखते हैं कि किस धातु में कितनी स्ट्रेंथ है, उसमें कंपन सोखने वाली डैम्पिंग क्षमता कितनी है, क्या वो सालों तक क्रीप का विरोध कर सकती है और क्या उसकी मशीनेबिलिटी अच्छी है। और ये सब गणित और विज्ञान इसलिए लगाया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो भी उत्पाद बनाया जाए वो न केवल आज अपना काम करे बल्कि दशकों तक समय, तापमान और थकावट की मार भी सुरक्षित रूप से झेल सके। शुरुआत में हमने शहर के बीचों बीच बन रही एक गगनचुंबी इमारत की कल्पना की थी, जो गुरुत्वाकर्षण, हवाओं और समय के खिलाफ एक खामोश लड़ाई लड़ रही है। जी। सामग्री के इन गुणों और उनके अंदर छिपे विज्ञान को समझने के बाद वो लड़ाई अब हमारे लिए उतनी अदृश्य नहीं रह गई है। बिल्कुल नहीं। हम अब समझ सकते हैं कि कंक्रीट और स्टील के पीछे असल में क्या चल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने टेक्निकल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सब लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को आसान भाषा में समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।